तो ये जो पैराग्राफ है इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है बेटा, वो किस किस पर निर्भर करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए। आवास में 4 मूलभूत प्रक्रम होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है, पर एक समष्टि के अंदर अगर मैं बात करती हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 12th का एक चैप्टर पढ़ेंगे, इकोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का चैप्टर, जिसका नाम है जीव और समष्टियाँ। जीव और समष्टियों के अंतर्गत हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से नेचर के अंदर जैविक और अजैविक कारक जो होते हैं किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना। जैविक में हम कह सकते हैं सारे जो भी सजीव आते हैं, और अजैविक घटकों के अंदर जैसे प्रकाश है, तापमान है, जल है, मृदा है, ये सारे कारक होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ बता रखी है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, यहाँ एनसीईआरटी के इस चैप्टर में। तो उसे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता, आश्चर्यजनक जटिलता है। हम जीव विज्ञानीय संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये जीव विज्ञानीय संगठन स्तर, यानी यहाँ पर अब जो बता रहा है बेटा, ये हमें यहाँ पे स्तर बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये आगे से आगे चीज़ों के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैव अणु, जैव अणु से मिलकर क्या बनता है, कोशिकाएं। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनेगा, उतक। उतक से मिलकर क्या बनेगा, अंग। अंग से मिलकर क्या बनेगा, जीव बनेगा। जीव से मिलकर क्या बनती है, समष्टियाँ। समष्टियों से मिलकर क्या बनेगा, पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है बच्चों, समुदाय। और विभिन्न समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, जीवों। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है बेटा कि अगर हम वैज्ञानिकीय संगठन स्तर की बात करें तो इनमें कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं, निम्न से उच्च की तरफ। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में 2 प्रश्न उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं तो प्रश्न उठता है कि पक्षी कैसे गाता है, पक्षी क्यों गाता है, कैसे प्रकार के, ऐसे प्रकार के प्रश्नों के प्रक्रम के पीछे क्रियाविधि जानने की जिज्ञासा है। जबकि क्यों प्रकार के प्रश्नों में प्रक्रम का महत्व, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है बेटा कि जब हम किसी भी पक्षी का गाना सुनते हैं तो अगर मैं कह रही हूँ कि कैसे गाते हैं, तो कैसे गाते हैं के पीछे क्या आएगा कि किस प्रोसेस के थ्रू आवाज़ आती है ना, पता होना चाहिए। और अगर हम कहते हैं क्यों गाते हैं, तो क्यों का मतलब क्या हुआ कि हम क्या जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या महत्व है, वो अगर गुनगुना रहा है तो उसका क्या महत्व है, और वो कैसे गाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। इस उदाहरण में पहले प्रश्न का उत्तर पक्षी में वोकल कॉर्ड रहती है, यहाँ पे वाक यंत्र है ना, और अस्थि का प्रचालन हो सकता है। जबकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रजनन ऋतु के समय या प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से यहाँ समझा रखा है बेटा कि प्रकृति के अंदर अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो कैसे होती है और वो क्यों होती है। कैसे होती है उसके पीछे तो क्या आएगा, फिजियोलॉजी आएगा, और क्यों होती है उसके पीछे क्या आएगा, महत्व कह दीजिए या कारण कह दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक पक्षी के द्वारा, एक बुलबुल के द्वारा हमें बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है यहाँ पे। ठीक है। जब आप अपने चारों ओर प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न और दोनों प्रकार के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे कि रात को खिलने का फूल आमतौर पर सफ़ेद क्यों होते हैं, भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंद है, कैक्टस इतने सारे कांटे क्यों रखता है, चूजे कैसे अपनी माँ को पहचान लेते हैं, आदि आदि। तो ये जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में पूछे हैं बेटा, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि प्रकृति के अंदर जो भी क्रियाविधि होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हुआ रहता है, कोई ना कोई महत्व जरूर छुपा हुआ रहता है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि इकोलॉजी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच और जीवीय तथा भौतिक, मैंने अभी अभी आपसे बात की थी कि जैविक और अजैविकीय पर्यावरण के बीच में होने वाली क्या है, पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पारिस्थितिकी की परिभाषा है बेटा, जिसके अंदर हम जीव है या जीवे जो भी पदार्थ होते हैं उनका अजैविक के साथ में परस्पर क्या क्या क्रिया होती है वो बताया जाता है। मूल रूप से इकोलॉजी जीवीय संगठन के 4 स्तर से संबंधित है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इकोलॉजी कह दें या इकोसिस्टम की बात कर दें तो इसके अंदर कौन कौन से स्तर मेनली आते हैं। तो इसमें जीव आता है, समष्टि आता है, समुदाय आता है
और जीवोम आते हैं, बायोम्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बहुत उच्च लेवल की सारी चीज़ें बता रखी है, और इसके अंदर हम बेसिकली किसके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे से अध्ययन करेंगे, समष्टि स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारे कोर्स में पहले जीवोम भी था बेटा, हम पढ़ते थे विभिन्न प्रकार के जीवोम, भारत में भी पढ़ते थे, है ना, और पृथ्वी पर भी पढ़ते थे। अब वो पार्ट हमारा डिलीट हो चुका है, तो अब समष्टि के बारे में ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है। तो सबसे पहले एक समष्टि का गुण क्या होता है। समष्टि मैंने अभी अभी बताया बेटा, जीवों का समूह होता है। तो प्रकृति में हमें किसी भी जाति के पृथक एकल व्यष्टि के दर्शन विरले ही होते, मतलब एक जाति में एक व्यक्ति नहीं होता है बेटा, एक जाति के अंदर बहुत सारे व्यष्टि प्रेजेंट होते हैं। अधिकांश अगर हम बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं, कभी भी एकल नहीं रहते, वो किस में पाए जाते हैं, समूह में रहते हैं। समान संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं तथा उनके लिए क्या करते हैं, वो स्पर्धा करते हैं। तो जाति के जो भी सदस्य हैं बेटा, वो आपस में उनकी जो भी आवास है या खान पान है, वो सारी जो आवश्यकताएं हैं वो समान होगी। समान जब चीज़ें होंगी तो जाति के सदस्यों के बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, वहाँ पे संकरण करते हैं और आपस में प्रजनन करके वो अपनी जाति के सदस्यों को बढ़ाते हैं और इस प्रकार से समष्टि की रचना करते हैं। हालांकि संकरण शब्द में लैंगिक, अगर यहाँ पर संकरण की मैं बात करूँ तो कौन सा शब्द आता है, लैंगिक जनन। तो एक जाति के सदस्यों में लैंगिक जनन जो होता है वो होना बहुत जरूरी है, तभी वो जाति बढ़ पाती है। अलैंगिक जनन से भी जन्म लेने वाले व्यष्टियों का समूह हो सकता है जो इकोलॉजिकल अध्ययन के लिए क्या होता है, आमतौर पर समष्टि का मान लिया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी समष्टि को बनाने के लिए सिर्फ लैंगिक जनन ही हो, अलैंगिक जनन के द्वारा भी समष्टि का निर्माण किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के जीव की बात वहां पे कर रहा है। आर्द्र भूमि में सभी जलकाक, वन क्षेत्र के टीकवुड के पेड़, संवर्धन प्लेट के जीवाणु, है ना, त्याग दिए गए आवास में चूहे, आवास में कमल के पौधे आदि समष्टि के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आवास के अंदर किस प्रकार के जाति वहाँ पे पाई जा सकती है, किस प्रकार के पॉपुलेशन पाई जा सकती है, वो भी यहाँ पे बताया गया है बेटा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं कमल लिख रही हूँ तो कमल की पॉपुलेशन कौन से आवास में होगी, तालाब में होगी। चूहों की पॉपुलेशन है तो वहाँ पर क्या है, ऐसा आवास जहाँ पर कोई नहीं रहता है। ठीक है, आदि समष्टि के उदाहरण दे रखे हैं। तो यहाँ पर व्यष्टि जो होता है, हालांकि एक सिंगल अगर मैं जीव की बात करूं तो उसे आप व्यष्टि कहते हो और समूह को आप क्या कहते हो, समष्टि कहते हो। जो परिवर्तित पर्यावरण का सामना करे, प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित विशेषक को विकसित करने का कार्य समष्टि स्तर पर ही होता है। यानी अगर आप कोई भी नेचुरल सिलेक्शन करते हो बेटा, तो एक व्यष्टि नहीं कर सकता, एक जीव सिलेक्शन नहीं करता है बेटा, वो सिलेक्शन कौन करना चाहिए, पूरा के पूरा समष्टि करना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत। इसलिए समष्टि इकोलॉजी पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि पारिस्थितिकी स्थिति को समष्टि आनुवांशिकी और विकास से जोड़ता है। यानी कि कुल मिला के बेटा यहाँ पर जो भी विकास और आनुवांशिक चेंजेस होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, वो समष्टि का होता है, जो विकास के लिए एक तरीके से हम इकोसिस्टम में कह सकते हैं बहुत जरूरी होता है। समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते हैं। यानी अगर मैं समूह की बात करूं तो उसमें जो गुण होंगे वो एक व्यक्ति में नहीं होंगे। व्यष्टि क्या होता है बेटा, एक व्यक्ति या तो वो जन्म लेता है या फिर वो मरता है ना। बट अगर मैं समष्टि की बात करती हूँ तो समष्टि से संबंधित क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर। यानी दिए गए समय में किसी भी जगह पर कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ, कितने व्यक्ति वहाँ पर मृत्यु हुई, जबकि जन्मना और मरना तो एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल रहता है। समष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए दर को समष्टि सदस्यों के संबंधों में संख्या में परिवर्तन के रूप में प्रकट किया गया है। उदाहरण के लिए अगर किसी तालाब में पिछले साल कमल की संख्या कितनी थी बेटा, 20। अगर 20 पौधे थे और जनन के द्वारा कितने हो गए, 8 नए हो गए, तो इसका मतलब पहले 20 थे अब 8 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 28। तो वृद्धि कितने की हुई, 8। अगर हम उसको किससे कंपेयर करें, शुरुआत में कितने थे, तो अगर हम 8/20 करते हैं तो वो उसका क्या आ जाएगा, एक तरीके से एक जन्म दर को वो अंकित करेगा। तो ये देखिए कितनी वृद्धि हुई अपॉन पहले स्टार्टिंग में कितना था। तो प्रतिवर्ष के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर प्रयोगशाला के अंदर पहले कितनी फल मक्खियाँ थी बेटा, 40 में से 4 जो भी फल मक्खियाँ थी उनकी डेथ हो गई, तो अभी 40 में से 4 की डेथ हो गई तो कितने हुए, 36। तो यहाँ पे मृत्यु दर का मतलब क्या हुआ, कितनों का लॉस हुआ,
4 का, और शुरुआत में कितने थे बेटा 40। तो इसका मतलब यहाँ पर 4/40 जो भी यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आता है वो किसको प्रदर्शित करता है, मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब पहला समष्टि का लक्षण हमारे पास में क्या आया, जन्म दर और मृत्यु दर। समष्टि का दूसरा विशिष्ट लक्षण होता है बेटा लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब होता है जैसे अगर मैं किसी व्यष्टि की बात करूं तो या तो वहां पे वो नर होगा या वो मादा होगी, दोनों तो हो नहीं सकते। पर एक समष्टि के अंदर अगर मैं बात करती हूं तो वहां अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप के अंदर कुछ नर होंगे और कुछ मादा। तो जब अनुपात शब्द आता है तो अनुपात किसके लिए हम कंसिडर करते हैं, समष्टि के लिए। ये कभी भी एक व्यष्टि के लिए नहीं होता है, यानी नर या मादा का अनुपात। व्यष्टि या तो नर होता है या फिर मादा, इसमें अनुपात नहीं होगा बेटा, है ना। लेकिन समष्टि का लिंग अनुपात होता है। जैसे कि समष्टि अगर मैं कहती हूँ किसी जगह पर 60% आपकी स्त्रियां हैं और 40% क्या है, नर, तो ये आपका क्या कंसिडर होता है, एक अनुपात में बात हो रही है। तो सेकंड आपका लक्षण क्या हो गया, लिंग अनुपात समष्टि का। नेक्स्ट देखिए, किसी दिए गए समय में समष्टि भिन्न आयु, अब यहाँ पर एक आयु पिरामिड भी जो होता है वो भी आपका एक समष्टि का क्या होता है, लक्षण होता है। अगर समष्टि में आयु वितरण किया जाए तो उसमें जो भी संरचना बनेगी बेटा तो वो किस प्रकार के पिरामिड को बनाती है, आयु पिरामिड। मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर नर व स्त्रियों का आयु वितरण संकेत हमारे एक डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दिखा रखा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये बता रखा है। तो इधर देखिए, यहाँ पे जो ये पहला आपको पिरामिड दे रखा है, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब ये वो समूह है बच्चों का जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्टेज अभी नहीं आई है। और जो भी आपके रिप्रोडक्टिव स्टेज वालों की जनसंख्या है वो एज कंपैरेटिव क्या है, कम। और जो बूढ़े यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज की जो जनसंख्या की वैल्यू है वो सबसे कम। तो इन फ्यूचर अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज की हम बात करें या जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या समष्टि की क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, पॉपुलेशन क्यों बढ़ेगी, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, जो इन फ्यूचर किस में कन्वर्ट होगी, रिप्रोडक्टिव में हो जाएगी। अगर मैं कहती हूँ कि जो भी बच्चे हैं प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की अगर संख्या है समान है, आयु, इस आयु के लोगों की संख्या समान है, तो आने वाले समय के अंदर भी क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नहीं, पर पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी आपके रिप्रोडक्टिव है आने वाले समय में वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे उनकी एज। और जो भी आपके प्री रिप्रोडक्टिव थे वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव। तो जितने रिप्रोडक्टिव की कमी हुई उतने ही वहाँ पर क्या आ जाएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव वाले कन्वर्ट हो जाएंगे वहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पर तो पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती है, और यहाँ पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है और बढ़ने का कारण होता है प्री रिप्रोडक्टिव। अब इधर देख लीजिए बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले आयु की संख्या क्या है, कम, और रिप्रोडक्टिव वालों की इसके कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा। तो इन फ्यूचर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो आने वाले समय के अंदर जब एज की बात हो रही है तो 10 साल के बाद में जो भी 35 ईयर वाला जो भी इंसान है वो 45 हो जाएगा, और जो 5 साल का है ना वो हो जाएगा 15 साल का, जो 15 है वो हो जाएगा 25 का। तो ऐसे समय के साथ में ये आयु अगर यहाँ पे इस आयु के कम है तो आगे जाके बेटा वहाँ पे रिप्रोडक्टिव के लिए भी तो क्या हो जाएगा, कम ही तो पॉपुलेशन होगी। तो आने वाले समय में पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी पॉपुलेशन का इंक्रीज होना डिक्रीज होना मेन किसके हाथ में होता है, प्री रिप्रोडक्टिव जो आयु के समष्टि होती है उस पर डिपेंड करता है यहाँ पे। तो ये पिरामिड के द्वारा बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। समष्टि का साइज आवास में उसकी स्थिति के आधार पर बहुत कुछ बताता है। समष्टि में हम कैसे भी इकोलॉजिकल प्रक्रम को अगर हम इन्वेस्टिगेट करना चाहें, भले ही यह दूसरी जातियों से स्पर्धा का परिणाम हो, परभक्षी का प्रभाव हो या पीड़कनाशी का अप्लाई करने का प्रभाव हो, हम उसका मूल्यांकन हमेशा ही समष्टि के साइज में कोई परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी किसी भी जीव की जनसंख्या ज़्यादा है और आप उसे कम कर रहे हो तो कम करने के लिए हमारे पास में रसायन भी हो सकते हैं, परभक्षण भी हो सकते हैं, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, है ना। प्रकृति में समष्टि के साइज की इतनी कम संख्या में भी 10 से कम, अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली काउंट करना है, पॉपुलेशन को डायरेक्ट काउंट करना है, तो आपने देखा होगा कि जो भी साइबेरियन अरस यहाँ पे दिखता है
है ना। या फिर अगर हम बात करते हैं तालाब में क्लैमिडोमोनास है, तो कुछ जीव तो हमें डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं अपन, हमें दिखते हैं इसीलिए, और कुछ जीव हम डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते। यह आवश्यक नहीं है कि समष्टि जो कि अधिक तकनीकी रूप से समष्टि घनत्व कहलाती है, हालांकि समष्टि घनत्व सबसे उपयुक्त माप क्या होता है, कुल संख्या। मतलब जब अपन कोई बात करते बेटा समष्टि का घनत्व निकालना है तो हम डायरेक्ट काउंटिंग करना शुरू कर देते, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट काउंटिंग ही आपको सही रिजल्ट दे। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो संख्या होती है वो अर्थहीन हो जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मान लेते हैं 200 गाजर घास के पेड़ है और इसका हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, बेनियन ट्री के साथ, बरगद के साथ में। तो बरगद का ट्री तो बहुत बड़ा होता है, उसका कैनोपी भी बहुत बड़ा होता है वहाँ पे। तो अब वहाँ पे अगर हम इसकी तुलना करेंगे बरगद के पेड़ के साथ में, तो यहाँ पे बरगद के पेड़ के अंदर ज़्यादा उसका जैव भार पाया जाता है इस कंपैरेटिव पार्थेनियम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए हमारे इस एग्जाम्पल में हमारे लिए जो समष्टि का एक तरीके से अगर हम कंपैरिजन करते हैं घनत्व की, तो वो संख्या के आधार पे नहीं करके किस आधार पे करते हैं, जैव भार, बायोमास के आधार पर करेंगे तो वो अर्थ पूर्ण हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा संख्या के आधार पर ही आप अर्थ पूर्ण करो। समटाइम ऐसा भी होता है संख्या आप काउंट करके भी आपका जो व्यष्टि का घनत्व है वो क्या हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। अगर समष्टि बहुत बड़ी है और गणना असंभव है, बहुत समय लेने वाली है, तो कुल संख्या अपनाने का आधार सरल नहीं है। अगर आपको प्रयोगशाला में जीवाणु है बेटा, जैसे मान लो अगर आपको जीवाणु को काउंट करना है, वही ना डायरेक्ट संख्या, तो आप कैसे काउंट करोगे, कर ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या लेना पड़ता है, उसका संवर्धन करना पड़ता है, उसकी कॉलोनी देखनी पड़ती है, छोटी है या बड़ी है। अगर बड़ी कॉलोनी है मतलब उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो कभी कभी हमें डायरेक्टली हम काउंट नहीं कर सकते, हमें इनडायरेक्टली चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल अन्वेषण के निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब एक तरीके से प्रत्यक्ष नहीं, निरपेक्ष समष्टि घनत्व जानने की आवश्यकता नहीं है। आपेक्षिक घनत्वों से भी हम उद्देश्य को भली भांति कर सकते हैं, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी से भी हम पता कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली काउंट करो, है ना। आप आपेक्षिक भी देख सकते हो कि किसका कितना वहाँ पे घनत्व हो रहा है या कॉलोनी बन रही है। तो जिस बैक्टीरिया की ज़्यादा कॉलोनी बन रही है वो ज़्यादा संख्या में है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट काउंटिंग नहीं होती है। तो कभी कभी रिलेटिव काउंटिंग भी हमें हेल्प करती है यहाँ पे। उदाहरण के लिए अगर आप कहीं पर भी, जैसे पानी के अंदर अपन पाश डालते हैं ना बेटा, नेट, अगर आप कहीं पर भी पानी में नेट डालते हो और वहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, घनत्व ज़्यादा है। कहीं पर आप डालते हो पाश और वहाँ मछलियाँ बहुत कम आ गई, ट्रैप, जाल में बहुत कम मछलियाँ फंसी है, इसका मतलब क्या हुआ, घनत्व वहाँ पे क्या है, कम है। तो आप रिलेटिव देख रहे हो, है ना, रिलेटिव देख रहे हो कि कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पे कम है। ठीक है, इसी के आधार पर इनडायरेक्टली हम ये भी देख सकते हैं बेटा कि राष्ट्रीय उद्यान है या जो भी आपके ये जो टाइगर रिजर्व्स जो होते हैं, आरक्षण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे बाघ की संख्या हम डायरेक्टली नहीं देख सकते बेटा, वहाँ पे हम उसके उत्सर्जी पदार्थों को और उसके पगमार्क्स को देखते हैं। तो जैसे जंगल में जाते तो कभी कभी हमें ये शेर, चीता वगैरह नहीं दिख पाते, पर उनके पगमार्क्स को देख के हमें पता चल जाता है कि उनके पगमार्क्स का भी हमें देखना बहुत मुश्किल से मिल पाता है। इसका मतलब जनसंख्या क्या है, कम है। और जिनके पगमार्क्स हमें बहुत सारे दिखते हैं, इसका मतलब जनसंख्या क्या है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं है कि समष्टि के मतलब गणना के लिए आपको हमेशा डायरेक्ट ही काउंटिंग करनी पड़े, इनडायरेक्टली भी हमारे पास में बहुत मेथड होते हैं जिससे आप उसको काउंट कर सकते हो। फिर आता है समष्टि की वृद्धि। किसी भी पॉपुलेशन को वृद्धि करने के लिए भी कौन कौन से कारक यहाँ पे उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, इसमें किसी जाति के लिए समष्टि की जो साइज होती है वो बेसिकली स्थैतिक प्राचल नहीं है, यह समय समय पर क्या होता है बेटा, बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी की पॉपुलेशन का ये संख्या है तो ये हमेशा ही बनी रहेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी जीवों का हम समूह बना रहे हैं वहाँ मृत्यु भी होगी, वहाँ लैंगिक जनन से जीवों का जन्म भी होगा। तो पॉपुलेशन का क्या होगा कि वो स्थिर तो हो ही नहीं सकता, आने वाले समय के अंदर क्या होगा, या तो वो बढ़ेगी या फिर वो घटेगी, डिपेंड करता है कि आयु, किस आयु के व्यक्तियों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, विभिन्न कारकों पर जैसे कि आहार उपलब्धता, परभक्षण, दाब, मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका मतलब पॉपुलेशन का वृद्धि जो होता है वो किस किस पर निर्भर करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए कि पॉपुलेशन की वृद्धि किस पे निर्भर करती है, आहार उपलब्धता पे, परभक्षण दबाव पे,
कि वहाँ पे परभक्षण ज़्यादा है या कम है खाने वाले जो उसको हैं जीव को, और मौसमी परिवर्तन, मौसमी परिस्थितियों के लिए वो उसके अनुकूल है या नहीं है। वास्तव में ये परिवर्तन हमें समष्टि में क्या घटित हो रहा है ये हमें बोध करवाता है। समष्टि घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है, अंतिम कारण कुछ भी हो, परंतु दी गई अवधि के दौरान आवास में 4 मूलभूत प्रक्रम होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है कि किसी भी जगह पर समष्टि की वृद्धि अगर आपको देखनी है तो हमें 4 प्रक्रम को तो नोटिस करना ही पड़ेगा, तभी हमें वहाँ पे रियल के अंदर पता चलेगा कि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। तो सबसे पहले चारों में से जैसे 2 है कि मान लो वहाँ जन्म दर या कोई बाहर से आकर वहाँ पर रह रहा है, हमेशा के लिए नहीं, वहाँ पे अगर कोई बाहर से आकर किसी क्षेत्र के अंदर असमय काल के लिए रहता है तो टेम्परेरी तो पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है, तो ये बढ़ाते हैं। और 2, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु दर वहाँ पे ज़्यादा है या फिर वहाँ से व्यक्ति वो जगह छोड़ के कहीं और चले गए तो वो वहाँ पे जनसंख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बढ़ाने के लिए आप्रवासन और जन्म दर, और घटाने के लिए मृत्यु दर और उत्प्रवासन, ये 2 शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कब घटती है और कब बढ़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म दर। जन्म दर का मतलब क्या हो बेटा, वो संख्या है जो दिए गए अवधि के अंदर आरंभिक घनत्व से जुड़ती है जन्म के द्वारा। मृत्यु दर किसे कहेंगे, दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या, जैसे वहाँ जीवन की संख्या थी, यहाँ पे मृत्यु की संख्या है। आप्रवासन उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। यानी कि अगर आपको सडनली पॉपुलेशन बढ़ाना है कहीं का तो आप्रवासन, क्योंकि जन्म दर में तो टाइम लगता है, कब जन्म होगा, 9 मंथ का अगर पीरियड है, ड्यूरेशन है, तो अगली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए समय तो चाहिएगा ना। उत्प्रवासन समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर चले जाते हैं। तो अचानक से अगर कोई जाएगा बेटा तो अचानक से वहां पर क्या होगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। तो उत्प्रवासन और आप्रवासन इमीडिएटली चेंज करने वाला होता है, जल्दी से चेंज करने वाला पैरामीटर होता है। जबकि आप अगर मृत्यु दर और जन्म दर बोले बेटा तो उसमें क्या लगता है, टाइम, वो इंस्टेंट नहीं हो सकता, सडनली चेंज नहीं कर सकता वो किसी भी पॉपुलेशन को। इसीलिए अगर टी समय पर समष्टि घनत्व n है तो t+1 पर इसका घनत्व क्या होगा बेटा, t समय के बाद में। तो ये तो था आपका प्रारंभिक, अब बढ़ाया किसकी वजह से, बर्थ रेट और इमिग्रेशन, और घटाया किस वजह से, डेथ रेट और एमिग्रेशन। तो इनको प्लस करके इसमें से, क्योंकि यहाँ बढ़ रही है और यहाँ घट रही है, तो जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर देंगे और उसको हम प्रारंभिक के साथ में जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा डायग्राम दिया है कि किसी भी समष्टि का घनत्व अगर बढ़ता है तो 2 कारक है, पहला है आपका जन्म दर और दूसरा है आप्रवासन, ठीक है ना। ये आपका स्थायी होता है और ये क्या हो जाता है, अस्थायी, क्योंकि अगर वो आया है तो वो जा भी सकता है वापस, पर जब आया है तब तो बढ़ाएगा ही ना। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं कि नेगेटिव कब होता है, तो या तो मृत्यु दर होती है या फिर वहां से व्यक्ति या जो भी जीव है वो चले जाते हैं। ऊपर दिए गया जो भी समीकरण है उसके अंदर अभी अभी अपन ने बात की थी बेटा कि यहाँ पर बी और आई किसको रिप्रेजेंट करता है, जनसंख्या को कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, सॉरी, बर्थ रेट और एमिग्रेशन, और D+E क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि जो मरने वालों की संख्या से क्या है, अधिक है, क्या, बर्थ रेट, तो आप अगर उसमें से माइनस करोगे तो आपका जो प्रारंभिक था उसके साथ प्लस करके वो T समय के बाद उसकी पॉपुलेशन हमें दिखाई देती है। समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर मैं जन्म दर और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरे कारक क्या होते हैं, दूसरे कारक विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जन्म और मृत्यु तो बेटा एक निश्चित हो गया ना कि अगर किसी का जन्म हो गया तो हो गया, मृत्यु हो गई तो हो गई, वापस से वो नहीं जिंदा हो सकते, या किसी का जन्म हो गया तो वो 100% सत्य। पर आप्रवासन और उत्प्रवासन ये आपका क्या होता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आवास की बस्ती अभी अभी बसी है, अभी अभी कोई नया प्रवास कहीं बस्ती बसने वाली है, तो अचानक से जल्दी से अगर हमें वहां पे पॉपुलेशन बढ़ाना है तो जन्म दर की अपेक्षा वहां पे क्या होगा, आप्रवासन वृद्धि में अधिक महत्वपूर्ण होगा। क्यों, क्योंकि वो आप डायरेक्टली वहां पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो जीवों को, जबकि जन्म दर में आपको वेट करना पड़ेगा कि कब लैंगिक जनन होगा, कब नई जीवों की वहां पे उत्पत्ति होगी। तो इस वजह से वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है वहां पे। फिर आता है बेटा वृद्धि मॉडल कि आप समष्टि के अंदर अगर वृद्धि करते हो तो वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। क्या किसी समष्टि की वृद्धि समय के साथ कोई विशिष्ट प्रसुप्ति
प्रागुति योग्य प्रतिरूप दर्शाती है, बिल्कुल। समय के साथ में वृद्धि हो भी सकती है, कम भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो कैसे वहाँ पे उनका खान पान है या जो भी आवास है वहाँ पे किस प्रकार की जो चीज़ें आवश्यक होती है जीवों के लिए उपस्थित है भी या नहीं है। हम अपने देश में मानव समष्टि की अनियंत्रित वृद्धि और उससे जन्मी समस्याओं से चिंतित हैं और इसीलिए अगर प्रकृति में भिन्न प्राणी समष्टियाँ इसी तरह वृद्धि करती रही तो वृद्धि पर कुछ नियंत्रण दर्शाती है। यानी अगर हमने कंट्रोल नहीं किया बेटा, जिस हिसाब से हम मनुष्य जाति में अन्य जातियों में जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, तो उससे क्या होगा? उससे एक ही चीज़ होगी कि जो हमारे वातावरण के अंदर चीज़ें सीमित है वो एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होगी तो कंपटीशन भी होगा, और अगर वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है वो ख़त्म हो गई तो फिर आपकी जीवित जीवों की पॉपुलेशन भी क्या होगी? प्रभावित होगी। आप इमेजिन करके देखो, पृथ्वी से पानी खत्म हो गया, अजैविक है वो, तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? क्या हम ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा हमें। इस बारे में हमारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। समष्टि वृद्धि को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रख सकते हैं। सबसे पहला आता है चर घातांक की वृद्धि। चर घातांक की वृद्धि किस पर डिपेंड करती है? चर घातांक की वृद्धि डिपेंड करती है बेटा कि यहाँ पर अगर आपका असीमित भोजन है किसी भी जगह पर, तो आपकी जो भी समष्टि की वृद्धि होती है वो कंटिन्यूस चलती है वहाँ पे, है ना। तो किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि के लिए, मतलब बिना किसी रोक टोक के वृद्धि करनी है किसी समष्टि की, तो वहाँ पे संसाधन क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। आहार है या स्थान है, संसाधन होना बहुत ज़रूरी है। आवास में जब संसाधन असीमित होते हैं, यानी अनलिमिटेड होते बेटा ये संसाधन, तो प्रत्येक जाति संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता रखती है। जैसे कि डार्विन ने कहा, डार्विन ने यही तो कहा कि जो जीव सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ों को डेवलप कर सकता है वो अधिक वृद्धि करता है, जो नहीं करता है, अंग हो या जाति हो, वो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अपने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए प्रेक्षित किया। तब समष्टि चर घातांकी यानी कि एक तरीके से ज्योमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती, क्योंकि संसाधन क्या है? असीमित है। अगर n साइज की समष्टि में जन्म दर, कुल संख्या नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति जन्म दर b के रूप में व्यक्त करें और मृत्यु दर को आप वही बेटा प्रति व्यक्ति मृत्यु दर d से व्यक्त करें, तो यहाँ पर अगर हमको ये चर घातांक की वृद्धि करनी है ना, तो कैसे शो करेंगे आप इसे? dn/dt इक्वल्स टू b माइनस डी, यानी कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर इंटू जो प्रारंभिक होता है। b माइनस डी क्या होता है बेटा? r होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ये dn/, यानी दिए गए समय में जो पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? r और n पर। r क्या है? बर्थ रेट और डेथ रेट। तो यहाँ पे देखिए ये पहला वाला जो है ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है, करेगा ही बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों है? क्योंकि संसाधन क्या है? असीमित, सीमित नहीं है वहाँ पे। तो हर एक जाति अपने जन्म दर को क्या करेगी? 100% वहाँ पर शो करेगी अपनी एबिलिटीज को। इसी समीकरण में आर क्या है ये पूछा जाता है बेटा। आर होता है प्राकृतिक वृद्धि का इंट्रिंसिक दर होता है, आंतरिक दर कहलाता है। समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक अथवा अजैविकीय प्रभाव को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रचाल होता है। यानी अगर आर वहाँ पे है बेटा, ये आर तब विकसित हुआ है जब वो जैविक और अजैविक दोनों घटकों से फाइट करके वहां पर अपनी एक प्रजाति को बनाने के लिए तत्पर है वहां पे। आर मूल्यों के परिणाम की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो नॉर्वे के चूहे के लिए आर का मान क्या है? ये डायरेक्ट याद करना है बच्चों आप लोगों को, 0.015। आटा भृंग के लिए अगर मैं बात करूँ वहीं पर ही नॉर्वे में तो 0.12। 1981 में भारत में मानव समष्टि के लिए आर की वैल्यू क्या है भाई? 0.0205। वर्तमान मान क्या है उसको अगर हम पता करें बेटा, तो आज की डेट के अंदर हम बात करें तो जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर क्या है? एज कंपैरेटिव कम है। तो आर भी वो क्या करेगा? प्रभावित होगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू भी प्रभावित होगी जैसे जैसे जन्म दर का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊपर दिए गए समीकरण जो भी समष्टि हम चर घातांकी को अगर हम या फिर जो ज्यामितीय होती है n को समय के आलेख में करते हैं तो इसके अंदर हमें कौन सा शेप मिलेगा बेटा? जे शेप। अभी देखा था ना अपन ने डायग्राम में, तो जे शेप का वक्र मिलेगा। अगर आप इसे चर घातांक के रूप में देखना चाहते हो तो एक फॉर्मूला और है बेटा, वो तो था ही dn/dt, तो ये है dnt दिए गए मतलब समय के बाद में कितना पॉपुलेशन है तो n0e की पावर rt,
ये वही डेटा है, बस यहाँ फर्क किसका आया है, लॉगरिदम का डिफरेंस आया है। बाकी आर की वैल्यू वही प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर है, एन समय के टी समय के बाद में समष्टि है, और एन 0 का मतलब शून्य समय पर कितना वहाँ पे समष्टि का घनत्व है। असीमित संसाधन परिस्थितियों में चरघातांक के रूप में वृद्धि करने वाली कोई भी जाति थोड़े समय में ही विशाल घनत्वों तक पहुंच सकती है। डार्विन ने दर्शाया था कि जैसे देखिए बेटा हाथी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। जैसे हाथी है, धीमे बढ़ने वाला प्राणी है ना, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है, रोक न होने पर विशाल संख्या में पहुंच सकता है। यानी कि आप सोचिए कि अगर आप इसके संसाधनों को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर उसको ग्रोथ करवाते हो हाथी को, जबकि उसका तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्लो प्रोसेस होता है पॉपुलेशन बढ़ाने का, तो भी वो बहुत बड़ी विशाल संख्या बना सकता है अगर उसे डिस्टर्ब ना किया जाए उसके संसाधनों को। चरघातांकी रूप से वृद्धि करने वाला विशाल समष्टि कितनी जल्दी निर्मित हो जाता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा एनसीईआरटी ने। राजा और मंत्री की स्टोरी दे रखी है कि यहाँ पर बेसिकली जो मंत्री है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहता है। उसने क्या बताया बेटा यहाँ पे, उसने ये बताया कि उसने एक शर्त रखी, किसी रीज़न की वजह से दोनों के अंदर शतरंज खेल रहे थे और जीत के प्रति आश्वस्त राजा मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया कि किसी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार था, है ना। मंत्री ने नम्रतापूर्वक कहा कि अगर वह जीत गया तो वह गेहूं के केवल कुछ दाने लेगा और उसकी मात्रा शतरंज की बिसात के पहले एक दाना दूसरे दाने में दो। तो आप सोचो बेटा, शतरंज की बिसात की अगर हम बात करें तो जितने भी वहाँ पे बॉक्सेस होते हैं, पहले बॉक्स में जितना भी आपका गेहूं है उसके टोटल कितने होंगे, 64 जो बॉक्सेस हैं वहाँ पे, उसमें पहले से लेकर 64 तक आप चरघातांकी रूप से क्या कर रहे हो, गेहूं के दानों को वहाँ पे ऐड कर रहे हो मंत्री के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब राजा ने मूर्खतापूर्ण क्या बोला बता, शर्त तो मान ली कि ठीक है आपको इतना ही धान चाहिए, उसे नहीं पता था कि वो धान कितने अमाउंट का हो सकता है अगर वो 64 बॉक्स तक पहुंचेगा तब। दुर्भाग्यवश मंत्री जीत गया और राजा को मंत्री की शर्त पूरी करनी पड़ी। उसने पहले खाने में एक दाना रखा, मंत्री द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अन्य खानों को भरता गया। वही बताया बेटा, चरघातांकी 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके चरघातांकी रूप से बढ़ाता गया। तो जब वो 64 वर्गों को नहीं भर पाएगा, मतलब पूरे गांव का जो भी अनाज था बेटा वो भी कम पड़ रहा था वहां पे उन खानों को भरने के लिए, ठीक है ना। तो अब छोटे से पिरामिशियम के बारे में सोचें, केवल एक व्यष्टि से आरंभ करके द्विविभाजन द्वारा वो क्या करता है बेटा, बहुत सारा अपना जाति के सदस्यों को बना सकता है, बशर्ते कि उसको वो संसाधन मिले, उसको वो पोषण मिले, वो स्थान मिले डिवीजन करने के लिए, तो वो अपनी समष्टि बहुत ज़्यादा बना लेता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी जीव अगर अपनी वृद्धि करेगा उसके लिए क्या चाहिए भाई, असीमित आहार और स्थान। अगर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट है तो हर जाति अपने वृद्धि के लिए 100% वहाँ पर एप्लीकेशन करेगा वो। फिर आता है बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जैसे कि हम गणितीय जो भी अंकगणितीय अभी था हमने डिस्कस किया, अर्थमेटिक ग्रोथ जो थी उसके कंपैरिजन में अगर मैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करूं तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर आपके जो भी असीमित संसाधन जो थे वो अब नहीं रहेंगे, तो यानी सीमित संसाधन हो जाएंगे। यहाँ पे जो आहार और जो भी स्थान था वो सीमित है। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, सीमित संसाधनों में व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो हर कोई व्यक्ति चाहेगा या जीव चाहेगा कि मैं उस आहार और स्थान को यूज करूँ, पर दूसरा भी चाहेगा, तो इसके लिए वहाँ पे क्या होने लग जाती है, प्रतिस्पर्धा। और जीतेगा कौन, जो सक्षम है। जो सक्षम नहीं है वो जाति क्या होने लग जाती है, विलुप्त होने लग जाती है। तो आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवित रहती है। ये देखिए बेटा साफ साफ लिखा है, जो योग्यतम होगा, स्पर्धा होगी तो वो जिंदा रहेगा और वो क्या करेगा, जनन करेगा। अनेक देशों की सरकारों ने भी इस तथ्य को समझाया और मानव समष्टि वृद्धि को सीमित करने के लिए प्रतिबंध लागू कर दिए। क्यों किए बेटा प्रतिबंध लागू? क्योंकि अगर प्रतिबंध लागू नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा भी होगा बेटा कि जो शक्तिशाली हैं वही जिंदा रह पाएंगे, जिनके पास पैसा है वही रह पाएंगे। जो व्यक्ति गरीब है वो इस पृथ्वी पर जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों को खरीद भी नहीं सकते और ऐसे वातावरण में रह भी नहीं सकते हैं। प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, इसके आगे वृद्धि संभव नहीं है। अब यही बात है ना बेटा कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम आप कितनी ग्रोथ कर सकते हो,
जितना है वहाँ कैपेसिटी उतनी ही तो ग्रोथ कर सकते हो, मैक्सिमम ग्रोथ ही तो कर सकते हो किसी जगह पर। उस आवास में उस जाति के लिए सीमा को आप क्या कहते हैं? प्रकृति की पोषण दक्षता। जैसे मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र है, तो यहाँ पर ही तो संसाधन है, तो वृद्धि मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इतनी ही तो वृद्धि हो सकती है, इसके बाहर थोड़ी होगी। तो इतनी भी वृद्धि जो होती है वो उसका सबसे मैक्सिमम ग्रोथ हो गया। तो इसे कहते हैं प्रकृति का पोषण क्षमता, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में जो भी आपकी लैग फेज होती है, एक होता है लैग, लॉग और स्टेशनरी, तो उसके बाद आपकी क्या आती है? लॉग फेज। ये तो हो जाएगी लैग फेज, ये हो जाएगी लॉग फेज, फिर वापस से मंदन और फिर क्या हो जाएगा? अनंत स्पर्शीय। यानी कि यहाँ पे 4 अवस्थाएं हमको देखने को मिलेगी। जब समष्टि घनत्व पोषण दक्षता पर पहुंच जाता है, यानी मैक्सिमम, अभी बात हुई थी K मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम जो वृद्धि कर सकता है। तो T समय के संदर्भ में अगर हम आलेख बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? सिग्मोइड। जबकि अंकगणितीय में कैसा बन रहा था? अंकगणितीय के अंदर बन रहा था J शेप। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन ने ये डायग्राम भी देखा था कि यहाँ पे ये जो वृद्धि हो रही है पहली वाली, यहाँ पे ये देखिए चरघातांक की फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली जो है वो सिग्मोइड ग्राफ जो दे रहा है वो कौन सी ग्रोथ है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। देख, और अगर अपन इसको गणितीय रूप में देखें तो dn/dt Rn, पहले Rn था, अब यहाँ पे क्या आ गया भाई? K। केरिंग मतलब होता है केरिंग कैपेसिटी, किस तरीके से वो मैक्सिमम ग्रोथ कर सकता है? -n पॉपुलेशन। अब n वही T समय हो गया, R प्राकृतिक वृद्धि हो गई बेटा, इंट्रिंसिक दर, और K क्या हो गया? पोषण क्षमता। अधिकांश प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन कैसे होते हैं? एक तरीके से परिमित है और देर सबेर सीमित होने लगते हैं। भले ही वो इनफाइनेटिव है बेटा, पर कभी ना कभी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज करोगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। असीमित को सीमित बनने में डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है जो उसे यूज़ कर रहा है। इसीलिए जो लॉजिस्टिक वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है? अधिक यथार्थपूर्ण। यानी कि अगर आपको ये कहे बेटा कि अगर आप बिना कंपटीशन के मेडिकल कॉलेज में जाते हो और एक आप कंपटीशन के बाद जाते हो, तो कंपटीशन के बाद जाने वाला बच्चा क्या होगा? वो रियल में डिजर्व करता है मेडिकल कॉलेज को, है ना? क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने फाइट किया है ना? और एक आपको अगर ये कहा जाए भैया बिना कंपटीशन के पहुंच जाओ भाई, ये मेडिकल कॉलेज मिल गया आपको, तो उसमें तो बेटा फिर क्या है? अनलिमिटेड मेडिकल कॉलेजेस होंगे, तो आपको कंपटीशन फाइट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना? तो इसका मतलब यथार्थ जो रियल में ग्रोथ होती है वो हमेशा कौन सी होती है? जब आपके पास में साधन क्या होते हैं? सीमित। इसीलिए इसको यथार्थ माला है। सरकारी गणना के भारतवर्ष के लिए पिछले 100 वर्षों के समष्टि आंकड़े एकत्रित किए, ये हमें बता रहा है बेटा कि किस तरीके से हमारा इंडिया की अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी बेटा अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे पास में सारे साधन क्या थे? असीमित थे। अब सीमित क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आती बेटा जातिवृत्त विभिन्नता। समष्टि जिस आवास में रहती है उसमें अपनी जनन योग्यता, जिसे क्या कहते हैं? डार्वनी योग्यता भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आर को अधिकतम बनाए रखने में विकसित रखता है वो अपने आप को, है ना? खास उसी वर्ण दबाव सेट में जीव सर्वाधिक 10 जनन युक्ति की ओर विकास करते। कुछ जीव अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार जनन करते हैं। तो एक बार जनन करने में कौन एग्जाम्पल है भाई? सामन मछली और बांस। जबकि कुछ अन्य जीव क्या करते हैं? कई बार प्रजनन करते हैं। कई बार प्रजनन करने में कौन है भाई? पक्षी और स्तनधारी। तो ये एक डिफरेंस पूछा जाता है कि पृथ्वी पर अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए या अपने अस्तित्व को रखने के लिए वो किस प्रकार के जातिवृत्तीयता को एक तरीके से उसमें फॉलो करते हैं, वो उनका अनुसरण करते हैं। तो कुछ जीव तो अपने जीवन में एक बार ही जनन करते हैं, कुछ जीव बहुत बार प्रजनन कर सकते हैं वहाँ पे, कुछ छोटी साइज की संतति उत्पन्न करते हैं बेटा, यानी कि लैंगिक जनन के बाद में छोटी संतति उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ऑयस्टर और पेल्जियक। अब छोटी संतति होगी तो संख्या क्या होगी? बड़ी, और बड़ी संतति और संख्या क्या होगी? कम। तो उसमें किसका नाम आ जाएगा? स्तनधारी और पक्षी। और छोटी और बड़ी संख्या में कौन होगा? पेल्जियक।
पेल्जिक मछलियाँ और ऑयस्टर। तो ये डेटा आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बेटा, एनसीईआरटी का डेटा है। पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जीव हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं, ऐसे कौन से जीव हैं जो कई बार प्रजनन करते हैं, ऐसे कौन से जीव हैं जो छोटे और अधिक संख्या में संतति को उत्पन्न करते हैं, और ऐसे कौन से जीव हैं जो बड़े और कम संख्या के अंदर संतति को उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे के सारे पैरामीटर होते हैं किसी भी प्रजाति के लिए, अगर हम बात करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी जाति को बनाए रखने में सक्षम होता है। इसलिए योग्यता को अधिकतम करने के लिए कौन सी वांछनीय है? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक को सुझाव है कि जीवों की जीववृत्त विशेषक जिस आवास में ये रहते हैं उसके जैविक और अजैविकीय घटकों पर ही निर्भर करती है कि किस तरीके से वो उस जनसंख्या को बढ़ाने में मदद करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम पारस्परिक क्रियाएं। जो भी समष्टि होती है या जो भी आपकी विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, जनसंख्या होती है, अगर वो इकोसिस्टम में रह रही है तो वहां पे डेफिनेटली बेटा उनके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर होगा। वो इंटरेक्शन कैसा होगा? वो इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के जीव हैं और किस वातावरण में रहते हैं। क्या आप पृथ्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहाँ केवल एक ही जाति के वास हो? ऐसा कोई आवास ही नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार की जाति रहती है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति अकल्पनित है, मतलब हम मान भी नहीं सकते। किसी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति जिसको वह भोजन के रूप में ले सके। परभक्षण बेटा, जैसे पादप है, शाकाहारी शाकाहारी क्या खाएगा? पादप ही तो खाएगा। तो दो जातियां हो गई ना वहां पे। पादप जाति भी जो अपना आहार खुद बनाती है, अकेली जीवित नहीं रह सकती। उसे मृदा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और अकार्बनिक पोषकों को उसके अवशोषण के लिए लौटाने में मृदा के सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। सोचिए बेटा, हम तो ये कहते हैं कि चलो हम किसी पर निर्भर है, पादप तो अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर क्यों निर्भर है वो? क्यों? क्योंकि उन्हें वापस से वो चीजें अगर अपघटित होगी तो पुनः उनको प्राप्त करने के लिए कौन हेल्प करेगा? सूक्ष्म जीव। इसके अलावा बिना प्राणी एजेंट के पादप परागण कैसे करेंगे बताइए? यानी पादप खुद भोजन बनाने के बावजूद भी परागण के लिए किस पे निर्भर करता है? कीटों पर। वापस से न्यूट्रिशन लेने के लिए किस पे निर्भर करता है? सूक्ष्म जीवों पर। ठीक है ना। तो इसीलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते बेटा कि कहीं पर भी अगर कोई जाति है तो वो सिर्फ अकेली है। ऐसा नहीं है भाई। उस समुदाय, उस जगह पर, उस इकोसिस्टम की बात करें या उस जगह की बात करें तो वहां पे अलग अलग जातियां जरूर प्रेजेंट होगी। पॉपुलेशन जो होती है वो अलग अलग जरूर रहेगी। इसीलिए तो दो पॉपुलेशन के बीच में क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है अलग अलग जातियों के बीच में। बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। न्यूनतम समुदाय में भी अनेक परस्पर क्रियाशील अनुबद्धताएं होती है, हालांकि सभी बद्धताएं आसानी से दिखाई नहीं देती। यानी अगर दो जातियां बेटा वो आपस में इंट्रैक्शन करती तो कभी कभी हमें ये नहीं पता चलता कि उनका इंटरेक्शन किस प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं है। अंतर जातीय पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती हैं। ये क्रियाएं जाति या दोनों जातियों के लिए हानिकारक भी हो सकती है, हितकारी भी हो सकती है और उदासीन भी हो। उदासीन मतलब ना हानिकारक ना लाभकारी। लाभकारी पारस्परिक क्रियाओं के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं बेटा? प्लस। हानिकारक के लिए क्या लगाते हैं हम? माइनस। और उदासीन के लिए क्या लगाते हैं हम? जीरो। यानी कि दूसरी जाति से न तो उसको फायदा हो रहा न ही नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इंट्रैक्शंस हैं, टोटल इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें बेटा तो नाम देख लीजिए। सबसे पहला आता है सहोपकारिता। सहोपकारिता में दोनों जाति एक दूसरे को क्या करती है? लाभ पहुंचाती है। अगर हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा में दोनों जाति एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। तो प्लस प्लस साइन के लिए सहोपकारिता, माइनस माइनस साइन के लिए क्या है यहाँ पे? स्पर्धा। और परभक्षण और परजीविता में क्या है भाई? प्लस माइनस। यानी एक को तो फायदा होगा और एक को नुकसान। तो प्लस माइनस को शो करने वाले कितने हैं यहाँ पे? दो इंट्रैक्शन है जिसका नाम है परभक्षण और परजीविता। और एक है बेटा प्लस और जीरो, यानी एक जाति फायदा पहुंचाएगी और दूसरी ना उसको फायदा ना नुकसान। और दूसरा इंट्रैक्शन है माइनस और जीरो, है ना। प्लस और जीरो के लिए कौन सी है भाई? सहभोजिता। और माइनस और जीरो के लिए क्या है? अंतरजातीय परजीविता। तो ये 6 प्रकार के इंट्रैक्शन है बेटा जिसके अंदर आपको प्लस माइनस और जीरो का साइन जो है वो पता होना चाहिए, किसमें किस प्रकार का इंट्रैक्शन किया जाता है। एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, स्पर्धा में दोनों जातियों को हानि। यानी जो बात हमने अभी बात की थी बेटा
उसको इन्होंने डेफिनेशन में बता रखा है कि कौन सी जाति दूसरे को फायदा पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है या उदासीन रहती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा परभक्षण। तो परभक्षण में अब ये हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे एक को फायदा है और एक को नुकसान है, क्योंकि परजीविता और परभक्षण में प्लस माइनस का साइन होता है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं हमारे एनसीईआरटी में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही न हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस जो भी एनर्जी होती है बेटा उसका क्या होगा। मान लेते हैं कि पादप है, पादप बहुत अच्छे से सूरज के प्रकाश को स्थिर करके क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। पर अगर उन पादप को कोई खाएगा ही नहीं बेटा तो वो ऊर्जा क्या होगी, नष्ट हो गई। यानी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए, वो एक के बाद एक के अंदर क्या होनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए। तो परभक्षण होना बहुत जरूरी है। परभक्षण को आप प्रकृति का एक ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादप द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा को उच्च पोषकों में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि पहला अगर हम एक पॉजिटिव रोल बोले बेटा कि परभक्षण से क्या फायदा है, ऊर्जा का स्थानांतरण, पादपों से जो भी आपके उच्च पोषी स्तर है वहां पे भेजना। जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो बाघ और हिरण का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे बीज खाने वाली गोरैया, तो यहाँ पर बाघ क्या हुआ, परभक्षी है ना, गोरैया क्या हुई यहाँ पे, परभक्षी। तो यहाँ पे परभक्षी जो भी है वो किसे खाते हैं, बाघ खाता है हरिण को, बीज को खाने वाली कौन है, गोरैया। तो ये भी क्या है, परभक्षी हुई। हालांकि पौधे में खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा गया, लेकिन सामान्य परिस्थितियों के संदर्भ में वो क्या है बेटा, परभक्षी है। शाकाहारी हम कहते हैं ना बेटा कि परभक्षी जो होते हैं वो जीवित जीवों को खाते हैं, ऐसा है, पर वो जीवों को खाए जरूरी तो नहीं है। शाकाहारी भी किस में आ जाएगा, परभक्षी तो हुआ ना वो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ एक तरीके से जो भी आपके परभक्षी होते हैं, कौन है परभक्षी, शाकाहारी। तो यहाँ पर ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं ये तीनों के तीनों क्या है भाई, परभक्षी है। ये बाघ, गोरैया और शाकाहारी। अब ये किसको खाते हैं, हरिण को, बीज को और एक तरीके से आप कह सकते हैं पौधों को। शाकाहारी किसको खाएगा, पौधों को ही तो खाएगा। तो ये तीन उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं हमारे परभक्षण से संबंधित। नेक्स्ट, पोषी स्तरों पर ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए रूप में कार्य करता है। इसके अलावा परभक्षी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा, वे समष्टि को नियंत्रित करते हैं। ये सेकंड है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका कि वो समष्टि को नियंत्रण भी करते हैं। कौन, परभक्षी। अगर परभक्षी नहीं होंगे तो शिकारियों की जातियों का घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे पादप को नहीं खाएंगे तो पादप की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा वहां पे, है ना। आप वो स्थान ही नहीं रहेगा ना उनको आगे वृद्धि करने के लिए। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशी जातियां आ जाती है तो आक्रामक हो जाती है और तेजी से वृद्धि करने लगती है। तो ये क्या कर रहे हैं अपन, नियंत्रण करना पड़ेगा ना, परभक्षण के द्वारा ही तो नियंत्रण करेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या दिया है कि 1920 में ऑस्ट्रेलिया से हम एक नागफनी के रूप में एक तरीके से कह सकते हैं कि विदेशी जाति को लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर वहां तबाही मचा दी। यानी इस प्लांट ने, नागफनी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की ऑस्ट्रेलिया के आरंभ में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको लेकर आए थे, ग्रोथ करवाई। अब ग्रोथ करवा ली बेटा यहाँ पे। अब ग्रोथ करवाने के बाद में अब यहाँ पे क्या हुआ, अंत में नागफनी खाने के लिए हमें किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, परभक्षी को। वो परभक्षी किसको खाना चाहिए, इसी नागफनी को खाना चाहिए। तो प्राकृतिक आवास में ऑस्ट्रेलिया से लाए जाने के बाद भी आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका, पर किसके द्वारा, परभक्षण के द्वारा तो नियंत्रित किया ना अपन ने। कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां परभक्षी की समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है। यानी अगर आप कहीं पर भी जैव नियंत्रण करते हो तो जैव नियंत्रण का मेन कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, परभक्षण। यानी आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका खाना आपको पता होना चाहिए कि किसको खा रहा है ये, तभी तो नियंत्रण होगा। फेवरेट फूड होना चाहिए वो उसका, ठीक है। परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को क्या करके कम करता है यहाँ पे। तो ये भी है बेटा कि यहाँ पे स्पर्धा की तीव्रता को क्या करता है, कम करता है। तो पहला तो क्या हो गया, नियंत्रण करता है। दूसरा, ऊर्जा का स्थानांतरण करता है परभक्षण। तीसरा, स्पर्धा की तीव्रता को क्या करता है, कम करता है। और बायोडायवर्सिटी को बनाए रखता है। तो जातियों की बायोडायवर्सिटी को बनाने का काम भी कौन करता है, परभक्षण ही करता है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने कि अमेरिकी प्रशांत तट
अमेरिकी प्रशांत तट चट्टानी अंतर ज्वारीय समुदाय के अंदर एक पायस्टर तारामीन थी बेटा। ये पायस्टर जो तारामीन थी, अगर ये परभक्षी की तरह काम करती है, प्रयोगशाला से बाहर किए जाने गए एक प्रयोग में जब बंद अंतराज्वारीय क्षेत्र में सभी तारामीन को, क्योंकि परभक्षी थी ये, अब इसको हटा लिया हमने। जब इसको हटाया गया ना, तो ये परभक्षी थी, अब इसको हटा देंगे तो स्पर्धा के कारण वहां पर इसी कंपटीशन की वजह से कितनी जातियां आपस में ही विलुप्त हो गई कंपटीशन करके। 10 से भी ज्यादा इनवर्टिब्रेट की जातियां आपस में, वही कंपटीशन स्पर्धा को ये कम करता था परभक्षण। अब स्पर्धा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और ज्यादा होने की वजह से वहां पे उनका जो संख्या है वो कम हो गई, तो जैव विविधता भी कम हो गई और स्पर्धा भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो कंट्रोल कौन करता है, परभक्षण। किसने किया, तारामीन ने। तो तारामीन यहाँ पर एक परभक्षी की तरह काम इसीलिए कर रही है कि वो जैव विविधता को बनाए रखे और स्पर्धा को कम करे। तो यहाँ पर ये 3 काम जो है बेटा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है परभक्षण के लिए। अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार का अगर बहुत अतिदोहन करेगा बेटा, तो शिकार क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। तो परभक्षी को क्या होना पड़ता है, चालाक होना पड़ता है, चतुर होना पड़ता है, ताकि वो अपने खाने को एक सीमित मात्रा में ही खाए। इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। यही कारण है कि प्रकृति में परभक्षी क्या होते हैं, विवेकी होते हैं, कि वो अपने खाने को अतिदोहन नहीं करते हैं कभी भी। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली है। कीटों और मेंढकों की कुछ जातियों में परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान किए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से क्या होता है, छद्मावरण होता है। यानी कि जो शिकार होते हैं ना बेटा, जिनका परभक्षण होने वाला होता है, वो अपने आप को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि उनका परभक्षण नहीं हो। ठीक है, तो शिकारियों से उनको बचना है भाई। ठीक है, तो अब शिकारियों से बचने के लिए यहाँ पर वो जातियां जो जिनको बचना है वो छद्मावरण कर सकती है। कुछ शिकार जातियां विषैली हो जाती है ताकि परभक्षी उसे खा ही ना पाए। उसका एग्जाम्पल है बेटा मोनार्क तितली। तो मोनार्क तितली क्या करती है कि जब वो छोटी होती, लार्वावस्था जब इसकी होती है मोनार्क तितली की, तो वो कौन से पादप को खाती है बेटा, एक ऐसे पादप को खाती है जो कि बहुत जहरीला होता है। तो जब वो जहरीली पादप को खाती है, खरपतवार को खाती है, तो उसके शरीर में वो अरुचिकर रसायन चला जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर मोनार्क तितली जो होती है उसके शरीर में उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। कब होता है गंदा, क्योंकि वो तितली का जो लार्वा अवस्था होती है वो उसको पादप को खाती है जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो ये देखिए बेटा, विषैले खरपतवार को खाती है तभी उसका लार्वा क्या होता है, बड़ा। तो ये भी उसका क्या हो गया, मोनार्क तितली का टेस्ट उसको बचा रहा है, उसको बचाव कर रहा है। किससे, अपने परभक्षी से। पौधों में शाकाहारी प्राणी परभक्षी है। तो जो भी शाकाहारी प्राणी होता है बेटा, जो पादप को खाता है, वो क्या हो गया, परभक्षी। और 20% लगभग 25% कीट जो होते हैं वो पादप भक्षी होते हैं। कीट किसको खाते हैं, पादप को खाते हैं, अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भाग को भी खाते हैं। तो पादप एक शिकार है, तो पादपों को भी तो अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि पादप को एक तो शाकाहारी खाता है और एक कीट भक्षी खाता है। पादप भक्षी कीट खाते हैं। 25% कीट किसको खाते हैं, पादप को खाते हैं, चाहे वो रस को खाए या उसके किसी अन्य भाग को खाए। पादपों की यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वे अपने परभक्षियों से दूर नहीं भाग सकती, क्योंकि पादपों में बेटा गमन नहीं होता ना एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वो अपने शरीर में क्या करेगी, चेंजेस ही तो लेकर आएगी। तो चेंजेस लाने के लिए देखिए उसमें कौन कौन सी चीजें, या तो वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज लेकर आती है बेटा, या फिर अपने अंदर रासायनिक चेंजेस लेकर आती है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाने में क्या करेगी, वो अपने अंदर कांटों का विकास करेगी, जैसे कि अकेशिया और कैक्टस। बहुत सारे ऐसे भी होते बेटा जो अपने अंदर से क्या निकालते हैं, रसायन, और रसायन निकालेंगे और इसे कोई खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो पौधे अपने आप को बचाने के लिए या तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज करते बच्चों, या फिर अपने अंदर क्या करते हैं, कुछ रसायन को स्रावित कर देते हैं, जिसकी वजह से वो किसी को, मतलब अगर उसको कोई खाएगा तो ऑब्वियसली बेटा शाकाहारी जो भी पादप को खाएगा उसका पाचन संबंध हो जाएगा और वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मृत्यु की तरफ अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा कैलोट्रोपिस भी बेटा, खेतों में उग रही कैलोट्रोपिस खरपतवार अवश्य देखी होगी। तो यहाँ पर भी बेटा विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, रसायन का सिक्रीशन होता है, और ये सिक्रीशन एक तरीके से क्या करता है, ग्लाइकोसाइड्स को उत्पन्न करता है। इसी कारण से उसको कोई खा भी नहीं पाता है, ना पक्षी, ना तो कोई पशु खा सकता है, ना ही कोई बकरी वगैरह उसको खाती है कैलोट्रोपिस को, आक के पेड़ को, क्योंकि उसमें से क्या निकलता है, रसायन, जो कि क्या होता है, हृदय ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो हानिकारक होता है।
तो कुल मिला के यहाँ पर पादप के जो अन्य रसायन हैं बेटा, जैसे निकोटिन है, कैफीन है, क्विनीन है, स्क्रिटिन है, एफीम है, ये पादप भी क्या होते हैं, भले ही रासायनिक रूप से क्या होते हैं भाई, हमारे लिए भले ही अच्छे हों क्योंकि इसका हम व्यवसाय किया जाता है, पर अगर कोई दूसरा जीव इसे खाए तो हो सकता है उसे इसका टेस्ट अच्छा न लगे। वे पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये रसायन से बचने की क्या है भाई, रक्षा विधियां हैं। तो नॉर्मल जो भी पशु होंगे वो इसको नहीं खाएंगे। बाकी ये इनके द्वारा तो क्या हो सकता है, व्यापारिक पैमाने पर हम इसको क्या कर सकते हैं, सेल आउट करते ही हैं, लोग पैसे कमाते ही हैं इनको बेचकर। तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अच्छे ही हो रसायन। नेक्स्ट आता है बेटा कंपटीशन। कंपटीशन तो बेटा बहुत सिंपल है। अगर दो जातियां हैं जो एक तरीके से सक्षम है वही जिंदा रहेगी और जो असक्षम है उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन, संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो निश्चित ही जब भी आप किसी जीव के जीवन, संघर्ष और योग्यतम की बात करते हैं बेटा, उत्तरजीविता, तो वहां पे सबसे पहला नाम आता है शक्तिशाली बल। अगर स्पर्धा में जो शक्तिशाली है वो जिंदा रहेगा वहां पे। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू हुई जब निकट रूप से संबंधी जातियां, ये देखिए बेटा, स्पर्धा तभी होती है बेटा जब उनके संसाधन क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ समान जातियों के अंदर ही कंपटीशन होता है। कभी कभी ऐसे भी प्रकृति में अपन को उदाहरण मिलते हैं बच्चों जो कि एक दूसरे से संबंधित है ही नहीं। जैसे देखिए, पहली बात तो यह कि असंबंधित जातियां भी संसाधन के लिए क्या करती है, स्पर्धा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा कि दक्षिणी अमेरिका की कुछ फ्लेमिंगो, उनकी वहां पर जो झीलें थी, जो आगंतुक फ्लेमिंगो है, और वहीं पर रहने वाली मछलियां, जबकि कहाँ फ्लेमिंगो बेटा, कहाँ मछलियां, इनके बीच में किसके लिए कंपटीशन होता है, प्राणी प्लवक, जू प्लैंक्टॉन्स के लिए, क्योंकि दोनों ही किसको खाते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स को खाते हैं। दोनों का खाना क्या है, जू प्लैंक्टॉन से प्राणी प्लवक। तो दोनों ही इसके लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे, और दोनों ही एक दूसरे से संबंधित जातियां नहीं है ये। दूसरी बात, स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। बाधा स्पर्धा में एक जाति की अंशन दक्षता दूसरी जाति की बाधाकारी और संदमन उपस्थिति के कारण घट जाती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं बेटा कॉम्पिटिशन इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कह सकते हैं अपन, कि एक की योग्यता दूसरे की योग्यता को क्या कर रही है, संबंधित कर रही है, ठीक है ना। जैसे उसके खाने का जो भी स्पीड होती है या जो भी उसका चॉइस होता है खाने का, वो दूसरे की अपेक्षा क्या होगा, उच्चतम होगा। तो वो ऑब्वियसली बेटा अपने संसाधन या स्थान है वो उसको क्या कर लेगा, जल्दी से यूज कर लेता है वो। जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है ना। तो अगर कोई दक्ष है और उसकी उपस्थिति है बेटा, तो दूसरी जाति की दक्षता क्या हो जाएगी, घट जाएगी वहां पे। प्रयोगशाला के प्रयोग में हमें पता चलता है बेटा कि अपेक्षाकृत आसान है, जैसे कि गौसे है बेटा, और दूसरे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि संसाधन सीमित होते हैं और स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों में विलुप्त कर देती है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, स्पर्धी बहिष्कार, जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। जो शक्तिशाली जातियां होती हैं वो कमजोर जातियों को क्या कर देती है, विलुप्त। ये किसने बताया था, गौसे ने बताया था। तो इसने क्या बोला बेटा, इसने एग्जाम्पल दिया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बहिष्कार ही हो, बहिष्कार ही हो उसके लिए फिर और भी वैज्ञानिकों ने बताया बेटा कि जरूरी नहीं है बहिष्कार हो, लेकिन कुछ मामलों में ठोस स्वीकार्य परिस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे है कि गैलोपागोस द्वीप के अंदर बकरियां लाई गई है ना। इस द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद में एबिंगडन क्या हुए, नष्ट हो गए, वहां पे 10 वर्षों में ही क्या हो गए, विलुप्त हो गए, जिसका स्पष्ट कारण था बकरियों की चारण दक्षा क्या थी, अच्छी थी। अब इसकी चारण दक्षा दूसरे की अस्तित्व को क्या कर रही है, खतरा पहुंचाती है। दूसरा प्रमाण क्या था, कंपटीशन रिलीज था। स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक क्या हो गया, प्रतिबंधित हो गया। यानी कि वो क्षेत्र ऐसा था जहां पे सीमित एक तरीके से भौगोलिक क्षेत्र के अंदर खाने के लिए वहां पे आपकी चीजें प्रेजेंट थी। अब वहां पे बकरी का जो क्वालिटी है वो एज कंपैरेटिव अंशन दक्षता ज्यादा थी, तो एबिंगडन भी वही खा रहे थे, पर वो नहीं वहां पे सरवाइव कर पाए। तो अगले 10 सालों में वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेटा कि आपकी जाति जो है वो क्या है, एक दूसरे से अलग है, असमान है। तो 2 एग्जाम्पल हमारे सामने आ गए यहाँ पे। अंशन दक्षता भी आ गई कि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी वहां पे असंबंधित जातियां हैं
तो वहां पे उसकी एक की क्वालिटी दूसरे को क्या कर देती है, असक्षम कर देती है। स्पर्धी जाति को प्रयोगशाला से अगर हटा दिया जाए वितरण परास नाटकीय ढंग से वो फैल जाती है। यानी कि अगर कॉम्पिटिटिव जाति जो शक्तिशाली उसको हटा दो, अगर हटा दोगे तो फिर दूसरी जातियां क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। इसके अंदर जैसे कॉनेल है, कॉनेल एक वैज्ञानिक का नाम बेटा, कॉनेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोगों ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्नेकल बैलेनस की अंतरजातीय क्षेत्र में प्रमुखता और इससे छोटे, दूसरा क्या है भाई, बार्नेकल कैथेलेमस, तो इसमें उत्तम क्या रहेगी, बार्नेकल बैलेनस रहेगी। तो प्रयोगशाला से अपन निकलते हैं तो यहाँ पे जो शक्तिशाली होगा वो रहेगा और जो वीक है वो निकल जाएगा। आमतौर पर मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। तो देखिए बेटा, मांसाहारी जो होते हैं, शाकाहारी मतलब मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रभावित होते हैं। कहाँ पे, प्रतिकूल परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि मांसाहारी के पास तो ऑप्शन है, वो इसको नहीं खाएगा तो उसको खा जाएगा। पर शाकाहारी, अगर मैं बात करती हूँ पादप या जो भी शाकाहारी है, वो तो क्या है, 100% किस पर डिपेंडेंट है, पादप पे है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान या तो पादप को होगा या फिर शाकाहारी को होगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। गांव से स्पर्धी अपवर्जन नियम यह बताता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम जातियां अनंत काल तक साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से एक जाति जो होती है वो विलुप्त हो जाएगी। तो ये किसने बताया भाई, गॉसे ने। ये मैंने पहले भी कहा था बेटा कि गॉसे ने ये बताया था कि जो जाति शक्तिशाली है वही रहती है और जो वीक है वो वहां से निक्षेपित कर दी जाती है, ज्यादा समय तक साथ में नहीं रह सकती है। और ऐसा तभी संभव होता है कि एक रहेगा और एक नहीं रहेगा जब वहां पे साधन क्या है, सीमित है। सीमित साधनों के अंदर ये कंडीशन गाउसे की एप्लीकेबल होती है। ठीक है। अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं करते। यानी कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रहेगा और एक चला जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पे प्रकृति में अंतर जातीय स्पर्धा होने को नकारते नहीं है, पर वे इस ओर ध्यान देते हैं बेटा कि स्पर्धा का सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाकलाप को विकसित करे जो कि बहिष्कार की तरफ न जाए। बेटा किसकी तरफ जाए, सह अस्तित्व। यानी अगर किन्हीं दो में कंपटीशन है तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय ना करे, ना होने दे अपने आप को। वो क्या कर सकती, दोनों रह सकती है एक जगह पर, बशर्ते उनके अंदर क्या होना चाहिए, एक क्वालिटी डेवलप होना चाहिए, जिसे कहते हैं संसाधन विभाजन। संसाधन विभाजन का मतलब है अगर दो जातियां एक ही संसाधन न के लिए स्पर्धा करती हो तो वे अपने आहार के लिए भिन्न भिन्न समय, सही बात है बेटा, अगर खाना एक ही है तो अपना समय चेंज कर दो ना, और अपने चारण प्रतिकूल जो भी आपका कहते हैं ना, आपका जो समय है वो तो चेंज कर ही दिया, आपका खाने का प्रकार भी क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, तो आप में फिर कंपटीशन नहीं होगा। अगर आप एक ही समय पर जाओगे तो कंपटीशन तो रहेगा ना वहां पे। इसी तरीके से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैक आर्थर ने दिया बेटा। उन्होंने क्या कहा कि एक पेड़ पर 5 प्रकार की, अगर मैं चिड़िया होती बेटी, छोटी छोटी वॉर्बलर मतलब छोटी छोटी चिड़ियाएं होती है, ये संबंधित जातियां हैं, तो अगर वो एक ही शाखा पे रह रही है और उनको कीट को खाना है तो भैया कैसे खाएंगे वो, एक साथ तो 5 जातियां आएंगी तो कंपटीशन करेगी ना। तो उन्होंने क्या किया, चारण गतिविधियों के अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चारण गतिविधियों में चेंज करने से क्या हुआ कि उनका एक तरीके से अस्तित्व एक दूसरे को नष्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उनका जो भी चारण प्रतिक्रिया सबकी अलग अलग थी, अलग अलग होने से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ वहां पे। नेक्स्ट आता है बेटा परजीविता। इसका मतलब स्पर्धा के अंदर हमें बहुत सारी चीजें पता चली बेटा, साइंटिस्ट के थ्रू, जैसे गाउसे ने भी बताया, फिर कॉनेल ने भी बताया, फिर मैकआर्थर ने भी बताया कि कंपटीशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप कंपटीशन करो पर बहिष्कार हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप सह अस्तित्व भी रख सकते हो, बशर्ते आप वहां पे अपना टाइमिंग चेंज कर लीजिए आहार लेने का, है ना, या अपना चारण दक्षता जो है आप उसको, जो चॉइस ऑफ फूड है आप उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपकी परजीविता। परजीविता यह मानते हुए कि जीवन के परजीवी प्रणाली में रहने वाले खाने की मुफ्त व्यवस्था होती है, मतलब कुछ नहीं करना है भैया परजीवी को,
क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, एक खाना बना बनाया देगा उसका, जीवित जीव से खाना को वो न्यूट्रिशन उसको मिल जाता है। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि तक अधिक वर्ग के समूह में विकसित हुई है। मतलब परजीविता आपको सब में दिखेगी बेटा, परजीविता आपको बैक्टीरिया में भी दिखती है, पादपों में भी दिखती है, उच्च कोटि के जीवों में भी दिखती है। अनेक परजीवी क्या होते हैं, परपोषी विशिष्ट, यानी कि ये बिना अपना होस्ट चूज किए हुए हर किसी को अपना आहार नहीं बना सकते। तो जो भी परजीवी होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी विशिष्ट होते हैं। वे परजीवी, वे परपोषी की केवल एक ही जाति पर क्या करते हैं, परजीवन, अपना पूरी जिंदगी अपना वहीं पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस प्रकार परपोषी और परजीवी दो सह विकसित होते हैं, यानी कि जब कोई किसी पर निर्भर है तो ऑब्वियसली बेटा दोनों एक दूसरे पर अपने विकास के लिए क्या करेंगे, निर्भर रहेंगे। क्योंकि परपोषी ने चेंज किया तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, परजीवी पे पड़ेगा। एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने के लिए विशेष साधन विकसित करता है तो परजीवी को भी वहां पे उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन क्या करने पड़ेंगे, विकसित करने पड़ेंगे। यानी अगर परपोषी में चेंज हो रहा है तो परजीवी को भी उसके चेंज को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी वो वहां पर इन्फेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूलन विकसित कर दिए हैं, जैसे कि उसके अंदर कोई भी विशेष प्रकार के अंग विकसित नहीं होते हैं। उनके अंदर चिपकने के लिए, परपोषी से चिपकने के लिए क्या होते हैं, चूषक प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर पाचन तंत्र का अभाव होता है क्योंकि उनको एक तरीके से पोषण डायरेक्ट ही उनको मिल जाता है, डाइजेस्ट फूड उनको वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। और उनकी जो जनन क्षमता होती है वो कैसी होती है, उच्च होती है। परजीवियों का जीवन काल कैसा होता है बेटा, जटिल होता है, और एक या दो उनके बीच में क्या होते हैं, मीडिएटर होते हैं उनके जीवन काल को पूरा करने के लिए, रोग वाहक की तरह। प्रथम प्राथमिक परपोषी की परजीवन को सुगम बनाते हैं और मानव, इसका बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए बेटा, जैसे कि लीवर फ्लूक की अगर हम बात करते हैं, मानव लीवर फ्लूक जो होता है अपने जीवन काल के अंदर दो मध्यस्थ को रखता है, एक तो होता है घोंगा और एक होता है मछली। यानी ये अपना जीवन काल कंप्लीट दो में करेगा बेटा, परजीविता के जीवन काल को करने के लिए। ठीक है ना, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक तरीके से जो परजीवी होते हैं अपने जीवन, उनका जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है, बहुत जटिल होता है। मलेरिया के अंदर भी कितने परपोषी होते हैं बेटा, दो परपोषी होते हैं, तो वो भी बहुत जटिल होता है। मच्छर की आवश्यकता होती है उसको, एक मानव के अंदर अगर वो रोग को अगर उसे भेजना है या अपना जीवन चक्र भी पूरा करना होता है तो भी उसको जरूरत पड़ती है मच्छर की, सलाइवा की उसकी। अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तर जीविता वृद्धि जनन को कम कर देती है, यानी कि अगर कोई परजीवी होगा तो परजीवी की उत्तरजीविता को भी डिस्टर्ब करेगा, वृद्धि को भी डिस्टर्ब करेगा, जनन को भी डिस्टर्ब करेगा, और समष्टि घनत्व को क्या कर देता है, कम। क्योंकि कभी भी परजीवी पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेगा परपोषी के लिए। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है बच्चों, आगे आएगा यहाँ पे कि क्या कोई परजीवी बिना नुकसान पहुंचाए हुए परपोषी के साथ रह सकता है, क्या नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वो फायदा पहुंचाएगा तो उससे फिर परजीवी नहीं कहेंगे हम, है ना। क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि एक आदर्श परजीवी परपोषी को हानि बिना पहुंचाए पनप सकने के योग्य होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो लेगा ही लेगा, वो उसका नेचर है ये। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट वाइज पूछा गया है यहाँ पे। परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर अगर वो कोई भी परजीवी किसी की परपोषी पर बाह्य से लेता है तो उसे बाह्य परजीवी कहते हैं बेटा। और अगर बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल पूछे तो एनसीईआरटी ने जैसे कि जूं है, जैसे कि डॉग्स पर ये चिचड़ियां हैं, ये एक्टोपैरासाइट की तरह काम लेती है। उसी तरीके से समुद्री मीन जो होता है बाह्य परजीवी कॉपीपोड्स द्वारा ग्रस्त रहते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको बॉक्स बना देती हूँ बेटा जो कि क्या है, परजीवी है। बाह्य परजीवी में सबसे पहले आता है जूं, सेकंड आता है यहाँ पे चिचड़ियां, टिक्स, ये परजीवी है भाई, और फिर आता है यहाँ पे कॉपीपोड्स। और ये किन पर है बेटा, वो मानव पर है, ये डॉग्स पर है, और ये समुद्री मीन पर है, उन पर ये रहते हैं। ठीक है, कसकुट्टा परजीवी होता है, सामान्यतः बाढ़ पौधों पर वृद्धि करता है, ये भी बेटा बाह्य परजीवी हो गया। विकास प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल पत्तियां समाप्त हो जाती है और यह जिस पोषी पादप पर सहारा लेते हैं उससे अपना पोषण ले लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट डेवलप नहीं होता है। तो कसकुट्टा किसी और पर न्यूट्रिशन के लिए वहां पर निर्भर करता है। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वो तो वाहक है बेटा,
वो परजीवी थोड़ी, वो तो वाहक होता है, ठीक है। जनन के लिए इसको हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि वो अगली स्टेज के जो भी वहां पर स्टेज होती है, स्पोरोजॉइड संक्रामक अवस्था है, उसका क्या करती है, वो स्थानांतरण करती है, वाहक होती है वो, इसीलिए। इसके विपरीत अंतः परजीवी जो होते बेटा, वो परपोषी के शरीर में भिन्न स्थानों पर जाते हैं। जैसे कि ये पूछा जाता है बेटा, अंतः परजीवी कहाँ कहाँ पर अटैक करते हैं, तो आपका लीवर में करते हैं, किडनी में करते हैं, लंग्स में करते हैं, आरबीसी पर करते हैं। और ये उनके आकारिकीय और शारीरिक लक्षण अत्यधिक क्या होते हैं, सरल, जबकि उनके जनन दक्षता को क्या कर देते हैं, जनन शक्ति को बल देते हैं। कौन? ये जो भी अंतः परजीवी जब किसी को इन्फेक्शन करेंगे बेटा, तो जिनको इन्फेक्शन करेंगे उनके इन अंगों को तो करेंगे ही करेंगे, और उनके जनन क्षमता को भी क्या कर देंगे बेटा, एक तरीके से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उनके आकार की और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं, जबकि उनके जनन शक्ति को बल देते हैं। यानी कि जितने सिंपल होंगे उनका रिप्रोडक्टिव कंडीशन क्या होगा, बहुत अच्छा। जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर है तो उसके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी फास्ट होगी वहां पे। पक्षियों के अंदर एक अंड परजीविता होती है बेटा, अंड परजीविता, जिसके अंदर परजीवी पक्षी, जो भी आपका परजीवी पक्षी होता है, कौवा, अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है। परपोषी कौन है भाई, कोयल, है ना। तो परजीवी परपोषी उन अंडों को सेकने देता है। विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडों के सदृश होते हैं। यानी कोयल बेटा, यहाँ पे परजीवी कौन है, कोयल है। तो कोयल क्या करती है, अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवे के अंडे को नीचे फेंक देती है। क्यों? क्योंकि उनके अंडे का साइज कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है, ताकि परपोषी पक्षी द्वारा विजातीय अंडों को पहचान लिए जाने और घोंसले से उसे निकाल दिए जाने की संभावना क्या हो जाए, कम। तो इसका मतलब यहाँ पे परपोषी जो है वो क्या है भाई, कौवा है, और परजीवी यहाँ पे क्या हो जाती है, कोयल हो जाती है, तो है ना। तो उनका साइज उनके बराबर होता है, ठीक है। घोंसले से उन्हें निकाल दिया जाने की संभावना कम हो जाती है अपने आसपास के पार्क में। यानी ये काम कब होता है, प्रजनन ऋतु के अंदर। मतलब प्रजनन ऋतु कब होती है, यहाँ पे बसंत से ग्रीष्म ऋतु के दौरान कोयल की गतिविधियां अगर आप देखेंगे बेटा, तो कोयल जो होती है वो हमेशा कौवे के घोंसले की तरफ ही अट्रैक्ट रहती है कि कब वो उसके अंडे को वहां से रिमूव करे। नेक्स्ट आता है सहभोजिता। सहभोजिता में एक को होगा फायदा बेटा और दूसरा कैसा होगा, उदासीन, जिसको न फायदा होगा न ही नुकसान। एक जाति को तो होगा बेटा लाभ, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, और दूसरे को न लाभ होगा न हानि। अब इसका आपके पास में एग्जाम्पल है, जैसे कि आम की शाखा अधिपादप के रूप में उगने वाले ऑर्किड और वेल की पीठ के आवास में बार्नेकल। यानी कि अब यहाँ पे वही बात है बेटा, यहाँ पर मैं जिसको फायदा हो रहा है मैं उसको बॉक्स में बना देती हूँ ताकि आपको पता चले। आम की शाखा पर इपीफाइट्स, तो यहाँ पर आम की शाखा पर इपीफाइट कौन है भाई, ऑर्किड, यानी ऑर्किड को क्या होगा, फायदा होगा। वेल की पीठ पर आवास करने वाले बार्नेकल, इसको क्या होगा बेटा, फायदा होगा, जबकि आम के पेड़ और वहेल को कोई भी फायदा नहीं होगा। भाई उसको तो क्या होगा, वो चल नहीं सकता है, बार्नेकल तो उसकी पीठ पर जाकर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, वो तो फायदा हो गया उसको। दूसरा ऑर्किड, ऑर्किड किसके ऊपर, एपीफाइट्स की तरह काम कर रहा है, आम के पेड़ पर। तो कुल मिला के यहाँ पर एक दूसरे को फायदा नहीं मिल रहा है, एक को ही फायदा मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे पक्षी बगुला, पक्षी बगुला और चारण पशु, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। जब चारण पशु कहीं पे जाते हैं तो वहां से इंसेक्ट ऊपर आ जाते हैं, और इंसेक्ट ऊपर जब आते हैं तो ये जो पक्षी बगुला होता है उसको खा जाता है, यानी उसको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। तो जहां पशु चढ़ते हैं उसके पास ही बगुले भोजन की प्राप्ति के लिए रहते हैं, और जब पशु चलते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं, जिसको कौन खा लेता है, बगुला। तो जब वहां पे ये पशु चलते हैं बेटा तो उन्हें नहीं पता उनके चलने से किसको खाना मिल रहा है, तो यहाँ पे बगुला क्या हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा। तो फायदेमंद वाले कौन कौन हो गए भाई, यहाँ पे बार्नेकल हो गया, यहाँ पे फायदा मिला, ऑर्किड को फायदा मिला यहाँ पे, और बगुले को फायदा मिला। 3 हमारे कोर्स में एग्जाम्पल है बेटा जिनको फायदा मिला है, ठीक है। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण है बेटा वही, अब आपका यहाँ पे 3 तो ऊपर हो गए थे। सी एनीमोन के जो दंशक होते हैं उनके बीच रहने वाला क्लाउन मछली, ये इसको फायदा हो गया बेटा। क्लाउन मछली को कोई खाए नहीं, इसलिए
क्लाउन मछली जो क्लोन फिश होती है वो कहाँ चली जाती है, सी एनिमोन के अंदर जाके छुप जाती है। क्यों? क्योंकि उसके टेंटिकल्स जो होते हैं वो उसको उससे बचाते हैं। मछली को परभक्षियों से बचाने से सुरक्षा कौन देता है? जो भी उनके टेंटिकल्स होते हैं, किसके? जो भी आपके इसके सी एनिमोन के टेंटिकल्स होते हैं ना, जहाँ पे दंश, जहाँ पे विष कोशिकाएं भी कह सकते हैं अपन प्रेजेंट होती है, वो किसी को भी जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है उसको क्या कर लेती है, एक तरीके से बाइट कर लेती है वहां पे। क्लाउन मछली से एनिमोन को कोई लाभ नहीं होता है। तो लाभ तो क्यों होगा बेटा, वो उसके लिए कुछ लेकर ही नहीं आती है, तो उससे कोई लाभ नहीं होता उसको। नेक्स्ट आता है हमारा सहभोजिता। सहभोजिता के लिए बेटा हमारे पास में 4 एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। सबसे पहला जैसे लाइकेन है, माइकोराइजा है। परागण जब भी होता है तो उसके दौरान आपके आर्किड है ना, ऑर्किड का ही पेड़ के भी यहाँ पे काफी एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। तो सहोपकारिता में दोनों को फायदा होता है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम लिखूंगी कि किस किस का एग्जाम्पल लिया है भाई, लाइकेन का, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल और कवक के बीच में। कवक क्या काम करेगा, अवशोषण के द्वारा जल और खनिज देगा, बदले में पादप क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसको खाना देगा। तो इन दोनों का संबंध क्या कहलाता है, लाइकेन, दोनों को फायदा होगा यहाँ पे। फिर आता है, मैंने माइकोराइजा आपको बताया था अभी, तो माइकोराइजा के अंदर एक तो होता है कवक और उच्च कोटि की क्या होंगी यहाँ पे, जड़ें होंगी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। तो इस संबंध को क्या बोलते हैं हम, माइकोराइजा। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे मृदा के अंदर अगर जड़ है तो जड़ के चारों तरफ कवक होता है, तो कवक जो होता है उस मृदा को क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है वहां पे एब्जॉर्प्शन करके, और बदले में जड़ उन कवकों को क्या दे रही है, आश्रय दे रही है वहां पे। सहोपकारिता के सबसे शानदार विकास की दृष्टि से लुभावने वाले उदाहरण क्या है बेटा, पादप और प्राणी। वही बेटा, पादप क्या काम करेंगे, पादप अगर हम बात करते हैं, प्राणियों को क्या देते हैं पुरस्कार के बदले के, मतलब पुरस्कार के रूप में, पारितोषिक के रूप में उनको मकरंद देंगे, है ना, उनको एक तरीके से ये पराग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें उनको बदले में मिलती है, तो सहोपकारिता हो गया ना यहाँ पे। और बदले में कीट क्या करेंगे पादप के लिए, परागण की प्रक्रिया। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों को प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की आवश्यकता होगी, प्रकीर्णन भी तो करना होगा ना वापस से। स्पष्ट है कि पादप को जिन सेवाओं की अपेक्षा प्राणियों से है उन्हें क्या देना पड़ेगा बेटा, शुल्क। वापस से जो काम प्राणी कर रहे हैं, जैसे बीजों का प्रकीर्णन कर रहे हैं, या लिखा हुआ है साफ साफ, बीजों के प्रकीर्णन की जरूरत पड़ेगी, और किस में जरूरत पड़ेगी, परागण में जरूरत पड़ेगी। पुरस्कार अगर उन्हें देना है वापस से, तो पुरस्कार के रूप में उनको क्या देना पड़ता है भाई, पराग देना पड़ता है, मकरंद देना पड़ता है ना, और जो भी प्रकीर्णन करते हैं उनको रसीले पोषक फल भी देते हैं। ये तीनों एक तरीके से पुरस्कार के रूप में वहां पे प्रेजेंट हो गए। वहां पर जो उनका बीज प्रकीर्णन करेंगे उनके लिए, परागण करेंगे उनके लिए तो क्या मिलेगा, पराग और मकरंद। पर जो बीज का प्रकीर्णन करेंगे, जो भी सीड डिस्पर्सल करते हैं, उनको रसीले और पोषक फल प्रदान होते हैं। लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की अगर वहां पे धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना मकरंद चुराते, उन्हें पराग लुटेरे बोलते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर यह भी हमें ध्यान रखना है कि हमें वापस से फायदा होना चाहिए। ऐसे सहोपकारिता नहीं कहलाएगी जिसमें एक ही चीज पॉजिटिव काम करे जीव। पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया में सहोपकारिता के लिए प्राय सहविकास क्यों शामिल है, पुष्प और इनके परागणकाती जातियों के लिए विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हैं। क्यों बेटा, ये वही बात हो गई जैसे परजीवी और परपोषी। परपोषी के अंदर अगर चेंज होगा तो परजीवी में भी चेंज होना चाहिए। परभक्षी अगर वहां पे शिकार में चेंज होता है कुछ भी, परभक्षी भी अपना वहां पे कुछ न कुछ वहां पे आइडिया लगा ही लेगा बेटा कि किस तरीके से करना। उसी तरीके से बेटा कि यहाँ पे अगर परागण करना है तो पुष्प और कीट के बीच में भी क्या होगा, आपस में रिलेशन मेंटेन होना ही चाहिए। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक अंजीर का एग्जाम्पल दिया है बेटा कि अंजीर के पेड़ में अनेक जातियों में क्या होता है, बर्रे। अंजीर का पेड़ है, वहां पे कौन परागण करता है, बर्रे करते हैं भाई, ठीक है। अब इसका अर्थ ये कोई कि अंजीर की जातियों के अंदर सिर्फ क्या होना चाहिए, साथी बर्रा होना चाहिए जो उसको परागण करेगा, बर्रे की दूसरी जाति से नहीं। यानी ये जाति विशिष्ट है। जो अंजीर को परागित करेगा वो बर्रा क्या रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा, हर कोई नहीं आएगा यहाँ पे। मादा बर्रा फल को न केवल एग देने के लिए, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं पादप की बात करूं तो ये फीमेल को क्या दे रहा है, एग देने के लिए जगह दे रहा है ना, हेल्प कर रहा है उसको, एग लेइंग के लिए हेल्प कर रहा है यहाँ पे। बल्कि फल के भीतर वृद्धि कर रहे बीजों से क्या ले रहा है,
पोषण के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि दो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। पहला काम तो ये दे रहा है कि भाई वो अंडे देने के लिए स्थान दे सकता है, दूसरा क्या दे सकता है, पोषण भी तो ले ही रहा है, वो भीतर है तो लार्वा के पोषण में भी हेल्प करेगा। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल तलाश करते हुए वही जो भी आपका अंजीर बर्रा होता है वो वहां पे परागण करने के लिए आता है, और इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्तनशील बीज, परिवर्तनशील बर्रे के बिंडकों को क्या देते हैं, आहार। तो उसने जगह भी दे दी रहने के लिए और पोषण भी दे दिया। किसको, उस बर्रे के एग को, ताकि वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाए, और परागण तो कर ही दिया था इसने। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है यहाँ पे अंजीर और अंजीर बर्रे का कॉन्सेप्ट। तो ये अंजीर के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, बर्रे जाते हैं और अपने शरीर से परागकण चिपके हुए होते हैं जो इसमें डाल देते हैं, और फिर वहां पर परागण की प्रक्रिया होने के बाद में निषेचन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिर आता है लास्ट एग्जाम्पल सहोपकारिता का, ऑर्किड पुष्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। अंजीर के बाद में ऑर्किड। ऑर्किड का जो पुष्प होता है ना, उसके पास में एक विशेष प्रकार का कीट आता है जिसे आप भ्रमर या फिर गुंज मक्षिका कहते हैं, बम्बल बी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस ऑर्किड पुष्प के पास में वो बम्बल बी क्यों आता है पता है, क्योंकि ऑर्किड के अंदर जो पुष्प की पत्ती होती है वो मादा की तरह दिखती है। तो वो बर्रा क्या, सॉरी, ये जो बम्बल बी, मेल बम्बल बी होता है, वो सोचता है ये फीमेल है, तो वो उसके साथ में जाके जनन की प्रक्रिया करता है, लैंगिक जनन करता है, पर वो लैंगिक जनन नहीं है, वो असत्य है, क्योंकि वो फीमेल है ही नहीं। तो यहाँ पर आकर्षित करता है ताकि उसके निश्चित रूप से परागण हो सके। सभी ऑर्किड यह पुरस्कार पेश नहीं करते। जरूरी नहीं है बेटा कि वो इसीलिए जा रहा है कि बदले में ऑर्किड के पुष्प से उसको क्या मिले, मकरंद मिले या पराग मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर ऑफ्रिस नाम भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन ऑर्किड जो मक्षिका होती है, एक जाति परागण करने के लिए क्या करती है, लैंगिक कपट, यानी उसे लगता है कि वो फीमेल के साथ में रिलेशन बना रहा है, बट वो फीमेल नहीं, वो पुष्प की पत्ती होती है। क्यों, क्योंकि वो पत्ती किसकी तरह दिखती है, फीमेल की तरह दिखती है। इसीलिए इस पुष्प की एक पंखुड़ी साइज, रंग और चिन्ह में किसकी तरह दिखती है, फीमेल बम्बलबी की तरह दिखती है, मादा की तरह दिखती है। तो नर मक्षिका जो होती है वो इसके पास में इसीलिए जाती है, जो भी मक्षिका होती है यहाँ पे, बम्बल बी जो रहती है, फीमेल बम्बल बी जो होती है, वो इसीलिए जाती है इसके पास में, ऑर्किड के पास में, कि वो फीमेल है, आकर्षित होती है पुष्प के साथ में, वो स्यूडो कॉपुलेशन करती है। इस प्रक्रम के दौरान पुष्प से उसके ऊपर पराग झड़ जाते हैं, और मक्षिका दूसरे पुष्प के साथ में जब वो स्यूडो कॉपुलेशन करती है तो वहीं पे पराग झड़ जाते हैं। यहाँ शरीर पर लगे पराग डालती है और इस प्रकार पुष्प के परागण में सहायता करती है। मगर विकास के दौरान किसी भी कारणवश अगर मादा मक्षिका का रंग, ये बेटा उसकी बात कर रहा है बेटा, ये मादा मक्षिका जो बोल रहा है ना, ये उस पंखुड़ी की बात कर रहा है कि पंखुड़ी अगर चेंज हो गई ना उसकी संरचना, तो फिर वो नर मधुमक्खी, वहां पे वो फीमेल बम्बलबी नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो परागण की सफलता कम रहेगी, अतः ऑर्किड पुष्प अपनी जो पंखुड़ी होती है वो उसी की तरह बनाए रखने में क्या करेगी, सहायता करेगी। यानी फीमेल का शेप चेंज होता है तो ऑर्किड की पंखुड़ी भी चेंज होनी चाहिए। अगर वो चेंज नहीं होगी तो फिर वो नर मक्षिका नहीं आएगी। तो वो सिर्फ किसके लिए आ रही है, पराग के लिए नहीं आ रही है, मकरंद के लिए नहीं आ रही है, वो सिर्फ वहां पे स्यूडो कॉपुलेशन के लिए आ रही है। तो वो 100% उस पर क्या होगी बेटा, आकार के रूप से निर्भर है, क्योंकि उसका साइज, रंग और चिन्ह क्या है, आपस में मिलते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल बेटा सहोपकारिता के हमें पता होने चाहिए। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये ऑर्किड पुष्प की मक्खी द्वारा परागण किया जाता है, तो उसकी एक पंखुड़ी किसकी तरह दिखती है, फीमेल बम्बल बी की तरह दिखती है। तो ये स्यूडो कॉपुलेशन कर रहा है, उसे ये लग रहा है कि ये फीमेल है, बट ये फीमेल नहीं है, ये पंखुड़ी है किसकी, ऑर्किड पुष्प की। पर इसने परिवर्तन किया तो फिर ये इसके सामने आकर्षित हो गई है। अब अगर इसमें चेंज होता है तो इसमें भी चेंज होगा। मादा मक्षिका के अंदर चेंज होगा तो इस पंखुड़ी में भी क्या होगा, चेंज होगा, तभी आकर्षित होगी नर, वरना नहीं होगी। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। और इस चैप्टर में मैं यही कहना चाहूंगी बेटा कि जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन पर फोकस करना है। बहुत इजी चैप्टर है और क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। बस आपको एनसीईआरटी की लाइनों पे ध्यान देना है, जो मैंने अभी यहाँ पर एक एक लाइन आप लोगों को क्लियर की है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।